अब है नया चैप्टर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का बेसिक मतलब है ऑर्डर्स देना, लीड करना और मोटिवेट करना सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे फौज में क्या होता है कि सबसे नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। जो उनका कैप्टन होता है या लेफ्टिनेंट होता है या मेजर होता है वो उन्हें लीड करता है और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। ओके, सो ये है डायरेक्टिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने कि इट इज एक्टिवेटिंग द डील्स with the steps with the steps a manager takes to get subordinates and others to career। तो मतलब जितनी जो भी आपकी प्लानिंग है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो स्टेप्स उसने सबॉर्डिनेट्स या किसी और को बताए हैं उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। ओके, और इसमें हम ये कह सकते हैं इट इज दी or it is the aspect to encourage the subordinates to work effectively and efficiently in both short and long term। ओके, तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जो सबॉर्डिनेट्स है उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अगर कोई काम करवाना है तो डायरेक्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट इज दी another important definition of directing। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। फाइन, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज परवेसिव। ओके, तो परवेसिव इसलिए है ये हर लेवल पे आपके इम्प्लीमेंट होती है, इसकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आज की डेट में जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तो उसमें टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम उसकी, एक मिनट जरा होल्ड करो। फर्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह हर जगह अवेलेबल है ये फंक्शन। ओके, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है हर लेवल पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं। वो होते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और हर लेवल पे गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसकी रिक्वायरमेंट हर लेवल पे है, इसलिए हम इसे परवेसिव कहते हैं। अब इसे यूनिवर्सल से मत कंफ्यूज कर देना। प्रोग्रेसिव और यूनिवर्सल में डिफरेंस होता है। उसकी यूनिवर्सलिटी होती है कि हर जगह, यूनिवर्सल होता है हर जगह। यहाँ क्या है, प्रोग्रेसिव फंक्शन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के साथ को रिलेटेड है इसका। वहाँ पे इसकी गाइडेंस और मोटिवेशन और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है हर लेवल पे। सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन एट ऑल लेवल्स, दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज परवेसिव इन नेचर। देन इट इज कॉन्टिन्यूस। ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, तो जैसे अब हमारे स्कूल में डेली बेसिस के आपको रिपोर्टिंग आती है कि आज ये चल रहा है स्कूल में या वो चल रहा है, तो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी डेली रिपोर्टिंग हो रही है। तो वो आगे गाइड करना, मोटिवेट करना लोगों को कैसे काम करना है, उनको स्टेप्स बताने, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो एक डायरेक्टिंग एस्पेक्ट के अंदर आता है। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है तब तक ये इंस्ट्रक्शंस रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी और उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा। सो दैट इज द another important aspect, that is it is a continuous activity। okay, then another important characteristic is it involves human factor। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन नेचर अनप्रडिक्टेबल है। यू कांट से व्हाट द आउटकम विल बी
फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, ऐसा है कि कंप्यूटर्स को या जो मशीन्स को जो भी आप इंफॉर्मेशन फीड करते हो वो वैसा ही काम करते हैं। मगर अगर आपके मदर फादर ने कोई काम कहा, आपको कहा कि एक्स जगह से वाई जगह तक जाना है, आप पूरा शहर घूम के भी आ सकते हो, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी पहुँच सकते हो। आप रास्ते में 2-4 दोस्तों को मिलते हुए भी पहुँच सकते हो। तो मतलब ह्यूमन माइंड है, तो ह्यूमन माइंड सीधा नहीं चलता है, वो कैसे-कैसे भी जा सकता है। ओके? क्योंकि वो अपनी परसेप्शंस, अपने इंस्ट्रक्शंस को सेटअप खुद करता है। तो उसको कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है कि जो काम कहा था इनको वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके? अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शंस देनी कि हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्टिविटीज एंड व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक अप सो दैट दे आर गोइंग टू कंप्लीट द टास्क व्हिच हैज बीन गिवन टू देम इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो ये ह्यूमन फैक्टर है। फिर है क्रिएटिव एक्टिविटी। ओके, यहाँ आपके पास क्या है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट 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 इंडिविजुअल्स हैं। दे थिंक, दे अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड यू हैव टू मेक देम थिंग्स अंडरस्टैंड एज पर देयर माइंड सेट। ओके, तो आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ती है अपनी चीज़ को कहने की, कम्युनिकेट करने की। और अगर वो आप क्रिएटिविटी नहीं लाओगे तो जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इनएक्टिव रहेंगे, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर किए जा सकेंगे और उनसे आपको प्रॉपर आउटकम नहीं निकल पाएगी। तो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है इसके अंदर। फिर है आपके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, डायरेक्शंस जो हैं ये हर मैनेजर को कैरी आउट करनी पड़ती हैं और एट ऑल डिफरेंट लेवल्स दे हैव टू कैरी आउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ओके, एज हैज बीन डिक्टेटेड टू देम बाय देयर सुपीरियर्स। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यू हैव टू गेट इट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस एट द लोएस्ट लेवल्स के किस काम को कैसे करना है, कब करना है, कितने में करना है। मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं, जो आपने कम्युनिकेट की हैं, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना किसका काम है? डायरेक्टिंग का काम है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, और जैसे और कैसे कहते हैं इसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के जो आपने प्लान बनाए हैं उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाना है, किस तरह से करवाना है वो सारी आपको एक्टिविटीज एक्सप्लेन्ड है। ओके, ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को कैसे करना है वो सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, स्टाफिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। तो इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन को हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, फिर हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इट इज ए डेलिकेट फंक्शन। ओके, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन नेचर अनप्रडिक्टेबल है, उनके माइंड की कंडीशनिंग हुई होती है, तो हमें पहले उनके माइंड को क्लीन आउट करना पड़ता है। फिर अपनी उन्होंने कुछ परसेप्शंस बनाई होती हैं किसी काम के लिए। जैसे अभी देख लीजिए कि फॉर्म लॉज हैं। अब कोई कहेगा नहीं जी बिल्कुल अच्छे हैं, कोई कहेगा नहीं बिल्कुल गलत है। अब आपने कैसे ये डिसाइड किया कि जो किसान कानून हैं वो अच्छे हैं? क्योंकि हर किसी ने तो पढ़ा नहीं है। टीवी चैनल बता रहे हैं कि किसान कानून अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कैसे अच्छा है वो ये नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि इससे मंडी खुल जाएगी। अब जो किसान फैमिलीज से हैं बच्चे, उनको पता है कि एग्रीकल्चर वाज नेवर रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट। ठीक है, वो हमेशा बेच सकते थे, कहीं पे भी बेच सकते थे। पंजाब से किन्नू आते हैं, हरियाणा में ही तो सिर्फ किन्नू नहीं होते। नारियल हरियाणा में तो नहीं होता, कहाँ से आता है?
कर्नाटका, केरला, बॉम्बे, ओके। फिर आपके पास बनाना हरियाणा में नहीं होता, कहाँ से आता है? कर्नाटका साइड से आता है। मैंगोज़ हरियाणा में कम होते हैं मगर यूपी में ज़्यादा होते हैं, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होते हैं, जैसे जिसको सफ़ेदा आम कहते हैं हम, अल्फांसो आम कहते हैं, वो दूसरी स्टेट से आते हैं। ग्रेप्स जो ऑरेंज वाले हैं, जो रेड वाले हैं या बड़े ग्रीन ग्रेप्स हैं, हरियाणा में तो कम होते हैं। अब हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में जो गेहूँ होता है, चावल होता है, वो भी तो बाहर स्टेट्स में जाता है बिकने के लिए। बाजरा है, राजस्थान से हरियाणा में आता है बिकने के लिए। तो कब ऐसी सिचुएशन थी कि स्टेट्स में आपस में ये नहीं बेच पा रहे थे? ओके, आई एम कमिंग ऑन टू माय मेन टॉपिक कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये डेलीकेट किस तरह से है डायरेक्टिंग। अब आपको ये पहले से पता है और जो नया लॉ आया उसमें बोला गया कि आपको हमने फ्री कर दिया मंडी को, ओके। तो लोगों ने एक कंपैरिजन निकाला कि जैसे रिलायंस जियो ने स्टार्टिंग में आपको 99 रुपीज के 199 रुपीज या फ्री में आपको इंटरनेट पैकेज दिए और आज की डेट में वो 399 पे पहुंच गया, मतलब 3 गुना हो गया रेट। ओके, 100 रुपए से निकल के 400 रुपए पे पहुंच गया है, तो 4 टाइम्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस जियो ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। बीएसएनएल क्या था? सरकारी मंडी। ओके, अब एक प्राइवेट मंडी ने आके सरकारी मंडी से सबसे सस्ते आपको डाटा नेटवर्क दिया, तो आपने सरकारी नेटवर्क छोड़ दिया, जियो पे चले गए। और जैसे ही सरकारी नेटवर्क तबाह हो गया तो जितनी प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि अब तो सरकार का कोई है ही नहीं हमारे में इंटरफेरेंस, बीएसएनएल तो हमने चकनाचूर कर दिया है, तो अब आपको क्या है कि हम जो भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल चार्ज द कस्टमर। सेम विल हैपन विद द एग्रीकल्चरल, जो मंडियां होंगी कि सरकारी मंडियां खत्म तो जैसे मर्जी आपकी फसल खरीदेंगे। तो अब यहाँ पे है डेलीकेसी, आपको डायरेक्शंस देनी है लोगों को कि ये काम करो तो इससे आपका फायदा होगा, मगर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, एम्प्लॉयज के दिमाग में कि नहीं भाई साहब, इससे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मैं ये वाला काम करूँगा तो इससे कंप्यूटर्स आएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये करेंगे तो ये वाली मशीन लगेगी तो नौकरी चली जाएगी। तो ट्रेड यूनियन धरना प्रदर्शन करती हैं, स्ट्राइक करके बैठ जाती हैं। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जहाँ डायरेक्टिंग प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल, ए डेलिकेट रोल ऑफ क्लीनिंग आउट द परसेप्शंस फ्रॉम द माइंड ऑफ पीपल and telling them what is right, what is wrong, what is in their favor, what is not in their favor, and how it is in their favor and how it is not in their favor। कि अगर इसको अपोज करते हो तो आपको क्या नुकसान होंगे, इसको सपोर्ट करते हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे। वो सारा जो एस्पेक्ट है वो एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों से अपना काम निकलवाते हो। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज द मोस्ट डेलिकेट जॉब ए मैनेजर हैज टू डू। ओके, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। फिर आ जाओ इम्पोर्टेंस। सबसे पहला है इट इनिशिएट्स एक्शन। अगर किसी काम को स्टार्ट करना है, प्लानिंग बना दी आपने, रिसोर्सेज सारे ऑर्गेनाइज कर दिए, मेंबर्स को स्टाफ कर दिया, बट आपने बताया ही नहीं कि कब किसको क्या काम स्टार्ट करना है, तो जो कुछ आपने अरेंज किया था, चाहे आपने रिसोर्सेज अरेंज किए थे, चाहे आपने प्लान्स बनाए थे, चाहे आपने लोग रिक्रूट किया, वो सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कब किसको क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, जंग के मैदान में गोला बारूद लेके, टैंक तोपें लेके, सारा कुछ लेके पहुंच गए हो, पूरी प्लानिंग बना के खड़े हो गए हो, और जनरल साहब सो रहे हैं, ऑर्डर ही नहीं दिए कि भाई साहब तोप चलाओ। तो जनरल साहब ऑर्डर देंगे तभी तो तोप चलेगी, तभी तो फौज आगे बढ़ेगी। तो डायरेक्शन,
Direction will start everything into action. ओके तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट इनिशिएट्स एक्शन, एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने में डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है इट इंटीग्रेट एफर्ट्स, इट यूनाइट द एक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स into a common action and pushes them towards a particular direction so that the required results can be accomplished. Okay, तो ये आपके पास अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये सारे जो है एस्पेक्ट्स को ये जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एक कंबाइंड एफर्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं। एंड दस द ऑल व्हेन ऑल द इंडिविजुअल एफर्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर दे are finally they help the organization in finally accomplishing the main aim, main target, which is being put forward by the planning function or which is being fixed by the organization, top level management। तो ये सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करने में और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करने में हेल्प करता है जहां आपको एक्चुअल रिजल्ट्स अकम्प्लिश करने हैं। ओके, फिर डायरेक्शन क्या करता है, इट इज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है थ्रू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको प्रमोट करना, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बड़ी, ठीक है, आपकी बड़ी जिम्मेवारी फिक्स करना, तो वो आपका एक स्टेटस इम्प्रूव करता है एंड यू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन because it will help you in growing your status in the organization। पैसा ही नहीं सिर्फ सब कुछ चाहिए, आपका स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे आपके पास जो है क्या कहते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं कि सैलरी आपकी बढ़ा दी, बोनस बढ़ा दिया, पेट्रोल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और कई अलाउंसेस आपको देने शुरू कर दिए, तो उससे भी आपका क्या है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड दैट इज़ द अनदर रीज़न व्हाई you will work hard because you know that with that you will get better salary, better benefits। Okay, that is the means of motivation। Fine, फिर आ जाते हैं इट हेल्प्स अस इन कॉपिंग विद द चेंजेस। वही हमने जो अंडरस्टैंड किया था कि फॉर्म लॉज में कि डेलिकेट ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में, आपके रिक्वायर्ड वे में उसको मोटिवेट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में कि ये चीज़ें आपके फायदे के लिए हैं, आपका नुकसान नहीं होगा इससे, तो वो चीज़ें समझाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो किसका काम है, डायरेक्टिंग का काम है। और डायरेक्टिंग लोगों को समझाती है, उनके बिहेवियर को चेंज करती है और उनको हेल्प करती है टू एडजस्ट विद द चेंजेस व्हिच आर कमिंग। जैसे अब हमारे पास आईटी, अब ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन स्टडीज हैं, ये एक तरह से अचानक से आया। अब कइयों ने इसको अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया है। पीपल आर स्टिल वरीड के नहीं नहीं ऑफलाइन बढ़िया है, ऑनलाइन अच्छा काम नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं, आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर वे में दी हो, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दी गई होती, तो आपको पता होता कि हाँ कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको संभालना है, कैसे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ख़त्म करना है, तो आप इजीली इस सिस्टम को यूज़ करके अपना गेन कर सकते थे। तो ये डायरेक्टिंग का फंक्शन है टू मेक चेंजेस इन द ह्यूमन बिहेवियर एंड लेट देम एक्सेप्ट दोज चेंजेस एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ओके, तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए
and it's very important that you have a better communication system, better communication skills. ओके अगर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम और स्किल्स अच्छे हैं तो आप लोगों को समझा पाओगे कि आप कहना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, इससे अचीव क्या होगा और इससे बेनिफिट कैसे होगा आपको. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डायरेक्टिंग. Okay, so directing helps in accepting the changes which are coming into the system. Another is it leads to efficient utilization of resources. जब आपने proper communication explain की हुई है, proper instructions दी हुई हैं, तो लोगों को पता है मेरे को क्या काम कब करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है और कितना करना है. तो ये जब आपकी communication बहुत अच्छे से explained है, people will work accordingly, implement those instructions, those directions which has been given to them in a proper way, and thus will lead to least of wastage of resources. Okay, physical resources, financial resources and human resources properly utilize होंगे जिससे maximum productivity निकल के आएगी. That is the another important aspect of. Okay, that is the another important aspect of directing. Okay, तो ये है आपका मतलब इससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज की भी पॉसिबिलिटी होती है और उससे कॉस्ट और प्रॉफिट्स पे भी कंट्रोल होता है. कॉस्ट कंट्रोल होती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं आपके पास. फाइन. अब आ जाओ एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के. चार एलिमेंट्स हैं. एक है सुपरविजन, दूसरा है लीडरशिप, दूसरा है कम्युनिकेशन, फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन. ओके, तो ये चार डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास. कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन. अब हम हर एलिमेंट को करते हैं. सबसे पहला है आपके पास सुपरविजन. सुपरविजन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप दो डिफरेंट चीज़ों को अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हो. ओके, आप स्पेसिफिक पर्पसेस को भी अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हो और एक जनरलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हो. ओके, so supervision is supporting and assisting the workers to perform the work to the best of their abilities. ये है supervise, to oversee. सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरवाइज, टू ओवरसी, टू ओवरलुक, टू हैव एन ऑब्जर्वेशन ऑन द वर्क. ओके, तो ये सुपरविजन का काम है कि आपके काम को बड़े ध्यान से देखा जाता है. ओके, और आपको बताया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर द मिस्टेक हैज हैपेंड एंड व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक हैज हैपेंड, हाउ इट कैन बी sorted out. That is what the supervision is basically. Okay, so supervision में उसने कहा है it can be defined as a cooperative relationship between leader and one or more person जो junior levels पे to accomplish a particular job. तो ये है supervision का basically aspect. अब आ जाते हैं सुपरविजन में और कुछ नहीं है हमारे पास. ठीक है ना? सो गए? सो गए? नो सर. रिया, रिया, प्रतीक, सो गया प्रतीक? प्रतीक क्या सर? सो गया ना? नहीं सर. तो कहाँ गायब हो गया था? अरे सर वो दोस्त बुलाने आया हुआ था. देखा. और तू बाहर निकल लिया लेक्चर लगा के हैं? नहीं नहीं सर, इधर ही बैठा हूँ. हाँ कोई नहीं बेटा, वीडियो ऑन करवा के देखता हूँ तुम्हारे को. रिया कहाँ है? सर क्वेश्चन तो बता दो, क्या पूछा था? रिया कहाँ है? रिया, ठीक है. हाँ यही है रिया.
आ जाओ, अब आ जाओ मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली क्या है? सिमुलेटिंग इन समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो आप करवाना चाहते हो किसी से, अगर आप किसी को सुसाइड बॉम्बर बनवाना चाहते हो तो आपको उसको उस लेवल तक मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको उसको बताना पड़ेगा कि क्यों उसको खुद को उड़ाना है, किस पर्पस से, उसका क्या बेनिफिट अकम्प्लिश होगा उसे, ओके? और उसके दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत भरनी पड़ेगी दैट ही इज रेडी टू किल हिमसेल्फ फॉर ए सुपरफिशियल कॉज विच इज बीइंग टोल्ड टू हिम, कि इससे ये फायदा होने वाला है आपका, ओके? तो अगर आप लोगों को मारते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये क्या है? आप मोटिवेट करते हो किसको? किसी इंडिविजुअल को टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्टिकुलर एक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्रॉम वन सेल्फ और फ्रॉम समवन एल्स, ओके? उसे मोटिवेशन कहते हैं। और इट इज द प्रोसेस ऑफ inducing, inspiring, or energizing people who are to work willingly with a particular zeal, initiative, confidence, and satisfaction, ठीक है? लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, एनर्जाइज करना, ताकि वो रेडी हो काम करने के लिए, ओके? विद पर्टिकुलर जील, इनिशिएटिव लें, कॉन्फिडेंस हो उनको, सेटिस्फेक्शन हो उनको काम की तरफ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं मोटिवेशन में, ओके जी? सर ये झील क्या है? कहाँ झील? कहाँ? सर सेकंड लाइन झील, लास्ट वर्क। झील, ये यस सर। जील होता है आपकी क्या कहते हैं, एक इंटरनल एनर्जी, विद जील, विद फुल एनर्जी, ओके? टू वर्क विलिंगली विद फुल एनर्जी, इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के काम करना, आगे बढ़ के नारा लगाना, ठीक है? कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ, satisfaction that whatever the answer you have written in the exam, that is exact, अब आपको डाउट नहीं है उस पे, एंड इन एन इंटेग्रेटेड मैनर, मतलब इन ए स्ट्रीम्ड लाइंड मैनर, ये नहीं कि कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई किस तरीके से, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सारों को आपस में इकट्ठे मिलके एक रिजल्ट को अकम्प्लिश करना है। अगर एक टीम एफर्ट चल रहा है, सारों को एक पूरी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आगे बढ़ के सेटिस्फेक्शन के साथ, और क्या कहते हैं, कंबाइंड वे में एक एक्शन को अकम्प्लिश करने के एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। इसी से आपके डिजायर्ड गोल्स अकम्प्लिश होंगे। फाइन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कि आपके पास तीन एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन में, एक मोटिवेशन, एक मोटिव, एक मोटिवेटर। मोटिव तो होता है कि क्या रीजन है, क्यों आप ये काम करना चाहते हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कल एग्जाम है और आज ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको कंसेप्ट को समझना है, एग्जाम में क्लैरिटी से आंसर लिखना है, इसलिए आपका मोटिव है, पर्पस बिहाइंड डूइंग एनीथिंग, ओके? पर्पस, अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट बहसता है कि मैं नहीं फिजिकल एग्जाम दूंगा, ऑनलाइन ही दूंगा, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं जाना चाहता वो सब कुछ ठीक होते हुए? क्योंकि उसको घबराहट है, मैं कैसे पेपर लिखूंगा वहां पे, कि किया तो कुछ है नहीं, यहाँ तो चीटिंग कर लूंगा। तो ये जो एस्पेक्ट है, एक हमारे भाई साहब हैं, वो आते ही नहीं पेपर देने, क्या पर्पस है उनका? ताकि किसी को पता ना लगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है पूरे साल में। तो ये है पर्पस। मोटिव इज द पर्पस बिहाइंड डूइंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट डूइंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। दूसरा है आपके पास मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल सेल्फ टू परफॉर्म एन एक्शन और एक्टिविटी,
कि आप कोई काम करने चाहते हो तो आप की क्या ऐसी इंटरनल आत्म शक्ति है जो आपको एनर्जाइज करती है किसी काम को करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। और मोटिवेटर्स क्या हैं? दो तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्या आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए सारा काम कर रहे हो या आप नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हो? ओके, अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हो तो कितने फाइनेंशियल, क्यों आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी फुलफिल हो जाएंगी इन फाइनेंशियल इंसेंटिव से? तो आपको उस तरीके का इंसेंटिव चाहिए। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ जाते हो तो क्या ऐसा रीजन है कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा ल्योर नहीं कर रहे हैं, बट आपको नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इम्पोर्टेंस, क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो ये होते हैं आपके पास मोटिवेटर्स, तीन एलिमेंट्स। ओके, अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक। मोटिवेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, दिमाग का फिनोमिना है। माइंड को अगर कोई चीज समझ आती है तो माइंड उस पे प्रॉपरली एक्ट करने के लिए रेडी होता है। अगर माइंड को कोई चीज समझ नहीं आती, अच्छी नहीं लगती या वो कंफ्यूज होता है तो ही डज नॉट, द माइंड डज नॉट गेट रेडी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, सो इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ओके, एंड इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक एनर्जी जनरेट करता है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी बिकॉज ही फील्स दैट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स अकम्प्लिश फ्रॉम दैट। फिर मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड्स। आपके पास 5 नीड्स हैं। एक है बेसिक नीड्स जिसमें रोटी कपड़ा और मकान, दूसरी है आपके पास सिक्योरिटी नीड्स, उस रोटी कपड़ा मकान को बचा के रखना। तीसरी है सोशल नीड्स, आपको सोसाइटी में एक रिकॉग्निजेशन होनी चाहिए, अपना एक दायरा बनाना जहां आप उठ बैठ के खा पी सको, यार दोस्त बना सको, वो आपके पास है एस्पेक्ट के सोशल में। फिर है ये एस्टीम्ड नीड्स। तो एस्टीम नीड्स में क्या है कि आपको एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए आप भाग रहे हो। और लास्ट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, के आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंचना चाहते हो जहां कोई नहीं है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हो while moving ahead or while performing some activity, and that is the reason for you to get motivated. Okay, and then there is goals are motivator। जो गोल्स हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग देते हैं, सेंस ऑफ प्राइड देते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने ये कर लिया इससे अगला भी कर सकते हो, वो कर लिया तो उससे अगला कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन, प्राइड, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, गोल्स आर मोटिवेटर्स। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वी हैव डिस्कस्ड दैट। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब प्रतीक को घर में पिटाई होती है तो उसको नेगेटिव मोटिवेशन से मोटिवेट किया जाता है। तो उसको लगता है अब मेरी ठुकाई हो सकती है, पिटाई हो सकती है, तो पढ़ लो बैठ के। नहीं, अपना ध्यान से आराम से बैठ के पढ़ लो, नहीं तो कुछ भी उसके साथ प्रोग्राम हो सकता है। तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? व्हेन यू टेल ए किड ओके यू विल गेट अ पेंसिल बट यू हैव टू परफॉर्म दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू लर्न दिस वर्क, यू हैव टू ईट ए फूड। तो ये एक बच्चे के लिए। इसी तरीके से पॉजिटिव मोटिवेशन एम्प्लॉयज में क्या होती है, उनको ज़्यादा सैलरी मिल गई किसी काम के लिए तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, उनको प्रेज करना, उनको बेटर सैलरीज देना, उनको क्या कहते हैं, कंफर्म करना उनकी जॉब्स को, ये सारी क्या है, प्रेज है, पॉजिटिव मोटिवेशन है। अगर लोगों को पेनल्टीज लगाओगे वो नेगेटिव मोटिवेशन, डिमोशन, टर्मिनेशन, नेगेटिव मोटिवेशन है। ओके, यहाँ तक बहुत है आज मेरे ख्याल से। बोलो Yes, भाई, sir. Yes, sir. ठीक है।
कल किसका एग्जाम है? बिजनेस का ही है? सर नो इंग्लिश। सर इंग्लिश। चलो फिर कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। चलो।